आपसे पैसे ना लिए तो कल 12 बजे तक आप मुझे मार दोगे, और अगर ले लिए तो शर्म से मैं खुद ही मर जाऊंगा। इसलिए फैसला किया है कल 12 बजे तक जीऊंगा। और फिर उसके बाद मुन्ना को गोलियां लग गईं, दिलबर की बज़ाहिर मौत हो गई है और मुन्ना भी मर गया है, क्योंकि रहमती भाई ने अनाउंस कर दिया है मुन्ना की डेथ हो गई है। लेकिन साथ में ही जरनाब भागते हुए हॉस्पिटल जा रही है, इसलिए उम्मीद है कि मुन्ना बच जाएगा। अगर जेंटलमैन ARY या जियो पे आ रहा होता तो 12वीं किस्त के बाद जो इसकी हाइप होनी थी, 13वीं किस्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ देने थे। अभी भी ये बहुत अच्छा है, लेकिन शायद ग्रीन इंटरटेनमेंट अभी TRP के मामले में इन दोनों चैनल से पीछे है, लेकिन कंटेंट वाइज मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का इस वक्त बेहतरीन एक चैनल है, क्योंकि जेंटलमैन किसी भी तरीके से आम पाकिस्तानी ड्रामे से मैच नहीं करती। ये एक नेक्स्ट लेवल चीज है। इसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्शन डाल देते तो ये OTT वेब सीरीज अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स पे होती, और ये कम से कम मिर्जापुर सीजन 3 से जरूर बेहतर होती। जेंटलमैन की 11वीं और 12वीं किस्त और 13वीं किस्त का थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, 11वीं और 12वीं किस्त में खलीलुर रहमान कमर इस ड्रामे को उस पॉइंट पे ले गए हैं जो इस ड्रामे का मैक्सिमम हाइट हो सकती है। आगे उन्होंने क्या करना है यकीनन उनके पास होगा। नॉर्मली 25 से 30 किस्तें हैं और अभी ये ड्रामा अपने हाफ पे पहुंचा है, यानी ये इंटरवेल हुआ है। अगर फिल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 12वीं किस्त जो है जेंटलमैन का इंटरवेल है। इंटरवेल के पॉइंट पे हीरो को गोलियां लग गई हैं, हीरो पे कातलाना हमला हो गया है और बजाहिर शायद उसकी डेथ हो गई है। और अब इंटरवेल के बाद क्या होगा? अगर हीरो जिंदा बच गया तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खूनरेजी होगी। ना सिर्फ वो जरनाब को बचाएगा बल्कि अपनी इज्जत भी रखेगा, और एंड तक जाते जाते ये ड्रामा बहुत चेंज हो चुका होगा। इस दोनों ड्रामों के अंदर खलीलुर रहमान कमर ने ना सिर्फ ड्रामे को आगे बढ़ाया है बल्कि मुख्तलिफ जो सीन है उन सीन में जो डायलॉग्स हैं, क्लास का डायलॉग है। एक डायलॉग तो मैंने ओपनिंग में बताया है, लेकिन उसके अलावा एक और डायलॉग जो बहुत शानदार था कि बीवियों ने पूछना छोड़ दिया। अगर बीवियां पूछना शुरू कर दें तो करप्शन आदि से ज्यादा खत्म हो जाए। और यह हकीकत है कि जिनके वालिदैन, जिनके घर वाले करप्शन कर रहे होते हैं, उनके घर वाले उस करप्शन को एंजॉय करते हैं। हम करप्शन को सिर्फ उसी वक्त करप्शन समझते हैं जब कोई दूसरा कर रहा हो। मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके मामू को सरकारी गाड़ी मिली हुई है तो क्या आप उस गाड़ी में मुफ्त सैर सपाटे को जाएंगे? और आप यकीन करें 99.999% लोगों ने अपने सरकारी अफसर रिश्तेदार की गाड़ी में सैर सपाटा जरूर किया होगा। आप मेरी बात से अगर इख्तलाफ करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। खलीलुर रहमान कमर कहीं ना कहीं तबलीग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से कर रहे हैं कि वो तबलीग लग नहीं रही, लेकिन वो आपको झिझोड़ रहे हैं, वो आपको याद करा रहे हैं एक तरफा मोहब्बत में अफ्तारी नहीं होती। जिस तरह का शौहर तुम ढूंढ रही हो ऐसे तो सिर्फ वली होते हैं। ये सारी बातें बहुत जोरदार हैं, लेकिन जिस तरह से इसकी कहानी डेवलप हुई है, खास तौर पर रहमती का मुन्ना के घर आना, और जब रहमती ने मुन्ना को उसके घर की ऑफर की और मुन्ना का जुल्मी को गुस्से में आवाज देना, ये सारे सेटअप बहुत खूबसूरत था। ऐसी सिचुएशन, ऐसे सीन, ऐसे व्यूज जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा ही क्रिएट कर सकता है। सास भी कभी बहू थी जैसे ड्रामे सारी जिंदगी भी लगे रहे तो वो इस तरह का मैजिक क्रिएट नहीं कर सकते। मैं कहता हूं 11वीं और 12वीं किस्त में हुमायूं सईद के ऊपर कातलाना हमले से पहले ये वाला जो सीन था, लाजवाब सीन था। एक एक डायलॉग उसमें सुनने वाला था, और खास तौर पर पहली बार अदनान सिद्दीकी को डायलॉग के साथ अपने फेस एक्सप्रेशन दिखाने का मौका मिला। और अदनान सिद्दीकी जैसा सॉफ्ट बंदा, उसके चेहरे पे जो तासुरात थे जब वो उसको हुमायूं सईद को गले लगा के कहता है जीते रहो, क्या बात है। खुद ही कत्ल का दावा करना है और खुद ही उसको जीते रहो की दुआ भी देनी है। हुमायूं सईद के डायलॉग, हुमायूं सईद का अपने बाप, हुमायूं सईद का ये कहना कि ये जो 5 खोखे आप बता रहे हैं तो उसके ऊपर की कीमत है, इसके अंदर की जो मैंने ईंट ईंट करके ये घर बनाया है ये उसकी कीमत नहीं है। 20 करोड़ पे आके हुमायूं सईद का कहना है कि भाई ना करो, कहीं मेरी नीयत ना बदल जाए। बहरहाल इंसान है, लेकिन वो डिटर्मिनेंट है। वो इस मकान को नहीं छोड़ के जाने वाला था। रहमती को यह बात पता चल गई थी। रहमती ने एक चांस मारा, घर पे हमला करवाया, लेकिन उस हमले ने
और उल्टा कर दिया कि हुमायूं सईद खुद जरनाब के घर पहुंच गया ये बताने के लिए कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोगों की हिफाजत करूंगा, अगर मैं मर गया फिर तुम लोग यहां से चले जाना। वहां पे भी जो एक जुमला बोलता है ना कि हम गुंडों की उम्र जो है ना 35-36 साल से ज्यादा नहीं होती, वाकई में आमतौर पे बड़े से बड़े नामी गिरामी गुंडों का यही अंजाम होता है। क्योंकि आप इस ड्रामे में देख रहे हैं ये जितने भी गुंडे होते हैं बहरहाल इनके पीछे बहुत बड़े जेंटलमैन गुंडे होते हैं। नया जरनाब ने कह दिया कि सबसे बड़ा गुंडा तो फारिस है। फारिस जो इंतहाई कंफ्यूज है, इस ड्रामे का सबसे कमजोर कैरेक्टर वाइज, एक्टिंग वाइज नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज है, उसको कुछ नहीं पता। वो जरनाब से शादी भी करना चाहता है लेकिन वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए बार बार मिफ्रा की मदद भी लेता है और मिफ्रा खुल के उसको कह रही है कि अगर मुझसे मदद चाहिए तो फिर तुम्हें जरनाब को छोड़ना होगा, लेकिन वो दोनों को ही नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि अगर वो मिफ्रा को छोड़ता है तो उसकी नोश की जैसी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ शायद वो जरनाब से वाकई मोहब्बत करता है और वो जरनाब को भी नहीं छोड़ सकता। ये जाहिद के कैरेक्टर की खूबी है। लेकिन इस ड्रामे में अगर देखा जाए तो 3 मर्द हैं। रहमती भाई जो एक नामी गिरामी गुंडा है, हुकूमत चला रहा है, इलेक्शन उसकी मर्जी से होते हैं। मुन्ना एक और बदमाश है, लेकिन ये बदमाश उस तरह का बदमाश है जिस तरह का आमतौर पे फिल्मों में होता है सुल्ताना डाकू का। बहरहाल बदमाश होने के बावजूद ही इज द बेस्ट मैन इन दिस ड्रामा। और उसके साथ फारिस है जो एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन उसके बावजूद वो कमजोर भी है। सबसे ताकतवर सीट पे बैठ के वो कमजोर भी है। और यहां ये चीज दिखाई गई है कि गुंडे ज्यादा ताकतवर हैं और ब्यूरोक्रेट कमजोर हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट के ऊपर जो ब्यूरोक्रेट है और ब्यूरोक्रेट के ऊपर वाले ब्यूरोक्रेट के ऊपर जो वजीर हैं, वो सब कहीं ना कहीं इन गुंडों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गुंडे उनकी जरूरत है, ये गुंडे इनके किराए के गोरिल्ले हैं, कब किसको हटाना है और कब किसको ले जाना है। खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये सब चीजें इंतहाई खूबसूरती से दिखाई हैं। लेकिन इस ड्रामे में जो सबसे ताकतवर कैरेक्टर है वो दोनों औरतों का है। आमतौर पर खलीलुर रहमान कमर के बारे में कहा जाता है कि वो मेल ओरिएंटेड ड्रामे बनाते हैं और उनके ड्रामा की जो हीरोइनें हैं वो अच्छी नहीं होती, लेकिन इसमें सबसे ताकतवर कैरेक्टर जो है वो जरनाब का है, जिसके प्रिंसिपल्स भी हैं, जिसका स्टांस भी लाउड एंड क्लियर है और वो सबसे ज्यादा मजबूत है। बज़ाहिर एक कमजोर सी लड़की है, कुरंगी में रहने वाली, टीवी चैनल पे काम करने वाली, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत। मिफ्रा का कैरेक्टर भी बहुत मजबूत है। परहैप्स कि मिफ्रा जाहिर है कमिश्नर की भतीजी है, इस वजह से उसके पास ताल्लुक आते हैं, लेकिन वो भी लाउड एंड क्लियर है, जबकि फारिस कंफ्यूज है। ये ड्रामा जो है ना, इसमें बहरहाल कहीं ना कहीं फीमेल की इंपॉर्टेंस को भी कहा है कि अगर औरत खुद मजबूत हो तो मर्द उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ड्रामा बहरहाल चलते चलते एंड में ये ड्रामा वहां पहुंचा जहां पे हुमायूं सईद को गोली लग गई। ठीक है, ये सीन वो मैजिक क्रिएट नहीं कर सका जो प्यारे अफजल कर चुका था या धुआं ड्रामे में नबील के बनने का था, लेकिन यहां पे आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि गोली लगते ही ड्रामा खत्म हो गया है। इसलिए अगर ये इन दरमियान में होता तो यकीनन ये ड्रामा और मैजिक करता, लेकिन इसने हाइप क्रिएट की है, क्योंकि बहरहाल हुमायूं सईद को गोली लगना इस ड्रामे का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि अगर हुमायूं सईद सेहत बाहर आया वापस, तो अब वो जो उसने वजीर से कहा था कि मैं रहमती पे फायर नहीं करूंगा या मैं रहमती को कत्ल नहीं करूंगा, शायद अब वो वजीर की बात भी मान ले। देखते हैं कल की किस्त में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।